हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेवन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं वाई सिंह आज आप सबके लिए एक बार फिर से लाया हूं जीके मॉक टेस्ट का भाग 23वां। तो दोस्तों 22 भाग अभी तक हो चुके हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे और उनको नोट भी किया होगा। तो दोस्तों देखते हैं आज भाग 23 के महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल है दोस्तों कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व जल दिवस 1993 यानी कि 1993 से यूएन द्वारा लगातार मनाया जा रहा है और ये 22 मार्च को मनाया जाता है यानी 22 मार्च। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च। आगे देखते हैं दोस्तों। अच्छा, ये इस साल की रिपोर्ट है दोस्तों कि जो प्रत्येक 6 में से एक व्यक्ति को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। साफ पानी, ये पानी की हालत है, तो थोड़ी सी जागरूकता आप भी बनाए रखें। और देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है एक सींग वाले गैंडा का संबंध निम्न में से किस सभ्यता से है। तो पूछा गया है कि जो एक सींग वाला गैंडा, या जैसे हम लोग गैंडा भी बोलते हैं, तो उसका संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से है। तो ऑप्शन नंबर ए है सुमेरियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों इसका संबंध हर कोई जानता है, सिंधु घाटी की सभ्यता में कुछ मोहरें मिली हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं आगे इसके बारे में थोड़ा सा। ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण मोहरें या सामग्री है, जिसमें ये है आपका एक सिंह। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। यानी कि 2020 का जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया है, तो उसमें भारत का स्थान पूछा गया है। तो दोस्तों कुल 156 देशों में की रैंकिंग में भारत का स्थान था 144 यानी कि 144वां। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अच्छा, पहला स्थान किसने प्राप्त किया था। पहले स्थान पे आया था दोस्तों फिनलैंड। ठीक है दोस्तों, और ये लगातार तीसरी बार आया है, थर्ड टाइम। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस तरह से सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया। तो ये तो बिल्कुल करंट का सवाल है, काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। और ये कब हुआ था दोस्तों, 22 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू घोषित किया था ना। किस कारण से किया था, कोविड-19 की वजह से। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोरोना वायरस की वजह से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हाल ही में कोविड-19 के दौरान मुद्रा को छूने के बाद हाथ धोने की अपील किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर भारत सरकार, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईबीए यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी कि भारत बैंक संघ। तो इसकी अपील किसने की थी दोस्तों। तो इसकी अपील की थी, अगर बैंक से रिलेटेड कोई अपील है तो क्लियर सी बात है, जो भी बैंकिंग सिस्टम का प्रबंधन देखता है तो वही करेगा। तो बैंकिंग सिस्टम का प्रबंधन कौन देखता है, आईबीए यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। और कहाँ पे है हेडक्वार्टर इसका, मुंबई। ठीक है दोस्तों, हाँ ये काफ़ी अगर पूछ लिया जाए अध्यक्ष कौन, इसका हेड कौन है, तो वो है सुनील मेहता। आईबीए के हेड कौन है, सुनील मेहता। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है, क्वेश्चन मार्क। तो जनहित याचिका दोस्तों यानी कि PIL, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में या आसान भाषा में PIL बोलते हैं, इसके जनक कौन है या इसकी शुरुआत किसने की थी। सुप्रीम कोर्ट के 10वें मुख्य न्यायाधीश PN भगवती ने। PN भगवती इसके जन्मदाता। एक सवाल ही पूछा हुआ है कि जनहित याचिका के जन्मदाता कौन है, तो वो कौन है, PN भगवती, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। तो इन्होंने की थी। और ये कहाँ पे जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। जनहित याचिका है क्या। जनहित याचिका ये है कि जनहित या
संबंधित कोई भी मुद्दा है, आपको लग रहा है कि इस पे फैसला सही नहीं आया है या कुछ और वजह है, तो आप उस मुद्दे को भले ही डायरेक्ट आपसे उसका कोई लेना देना ना हो, फिर भी आप PIL यानी कि जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। तो ये होती है जनहित याचिका। ठीक है दोस्तों, तो आप यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? ये तो 52 यानी कि 52 हो जाएगा। फिर उसके बाद निर्वाचन होता है, 54 में निर्वाचन है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और 56 में पदावधि दी हुई है। तो अब आखिरी बचता ही कौन है? आर्टिकल 60 यानी कि 60। तो इसमें क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति की शपथ। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? ग्राम पंचायत का गठन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी परीक्षा में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। तो ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? सवाल में यही पूछा गया है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। 243 क्लॉज ए। तो इसमें दोस्तों क्या है? इसमें ग्राम सभा का वर्णन दिया हुआ है, एक तरह से परिभाषा की ग्राम सभा है क्या। ठीक है दोस्तों, फिर 243 क्लॉज बी, इसमें ग्राम सभा का गठन होगा। अगला है 243 क्लॉज सी, इसमें ग्राम सभा की संरचना दी हुई है। अगला है 243 क्लॉज डी, इसमें आरक्षण के बारे में बताया गया है। तो हमारा सवाल क्या था? गठन। तो गठन किसमें? 243 क्लॉज बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में व्याप्त खालसा भूमि का संबंध किस से है? तो खालसा भूमि, एक बार आप लोगों ने अगर मिडेवल हिस्ट्री पढ़ी होगी तो बार बार एक शब्द आता है खालसा भूमि। तो वो पूछ रहा है खालसा भूमि थी क्या? तो खालसा भूमि क्या थी? खालसा भूमि एक सरकारी भूमि होती थी, मतलब ऐसी भूमि जहाँ पे कोई निवास नहीं करता था, तो उसको खालसा भूमि घोषित कर दिया जाता था। जैसे ये भूमि है, ये कोई गांव है या बस्ती है, इसमें ये इतने जो मकान बने हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये किसी न किसी की निजी संपत्ति है। अगर यहीं पे इतना एरिया ये खाली पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है ये क्या हो जाएगा? खालसा भूमि। और खालसा भूमि ये कहाँ जाएगी? सरकार के पास। तो इसको क्या बोला जाएगा? सरकारी भूमि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न को क्रम से लगाइए। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 4 आंदोलन या सत्याग्रह दिए हुए हैं, ये चारों किसके हैं? गांधी जी के। तो उसको पूछ रहा है कौन पहले हुआ, फिर उसके बाद फिर उसके इस तरह से लगाना है। तो चंपारण सत्याग्रह एक बार पहले भी बता चुका हूँ, 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। असहयोग आंदोलन 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो ये तो क्रम से पहले ही लगे हुए हैं दोस्तों, 17, 18, 20, 30। तो यानी कि 1, 2, 3, 4 इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगले सवाल को। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध निम्न में से है? पूछा गया है जो क्रांति है इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों इंद्रधनुषी क्रांति, दोस्तों कृषि से संबंधित क्रांतियाँ आई हैं। एक इंद्रधनुषी को आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, कि रंगों से संबंधित, कि लाल रंग, हरी क्रांति, सफ़ेद क्रांति, इस तरह से आई हुई हैं कि क्रांतियाँ रंगों से संबंधित कृषि के लिए। तो अगर इसमें पूछा गया है इंद्रधनुषी, यानी कि ज़्यादा रंगों का समावेश होगा, तो ज़्यादा रंगों का होगा तो संपूर्ण कृषि के विकास के लिए हो जाएगा। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संपूर्ण कृषि के विकास से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रात्रि में उत्तर से दक्षिण की ओर आकाशीय पुल बनाने वाली सफ़ेद चमकीली पट्टीनुमा संरचना क्या कहलाती है? तो इसको तो दोस्तों मिल्की वे हमारी आकाशगंगा है ना, तो जो सफ़ेद वाली बात आ जाए ना, तब आकाशगंगा ही होता है आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है। इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, बेंगलुरु आप लोग नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है क्रिया के बराबर
क्रिया और प्रतिक्रिया का संबंध किससे? न्यूटन के तीसरे नियम से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देख लेते हैं कहाँ पे है। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम ये दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है बुक्सा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बुक्सा कहाँ पे है दोस्तों? बुक्सा है पश्चिम बंगाल में। तो बाघ अभ्यारण्य भी कहाँ होगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है छऊ लोक नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो छऊ लोक नृत्य का संबंध दोस्तों मध्य पूर्व या पूर्वी भारत से है। मध्य पूर्वी भारत, यानी कि जैसे छत्तीसगढ़ हो जाता है, झारखंड भी आ जाता है, उसमें उड़ीसा भी आ जाता है, तो इस एरिया से। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, छऊ लोक नृत्य कहाँ से? उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तो देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है रावतभाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। किस नंबर का था दोस्तों? सेकंड। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो कोटा में है, कोटा में स्थित है। कोटा मतलब राज्य, किस राज्य में पड़ता है कोटा दोस्तों? कोटा तो काफ़ी फेमस है पढ़ाई लिखाई के लिए। हाँ बिल्कुल सही, कोटा राजस्थान में है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है सकल घरेलू उत्पाद किसका मुद्रा मूल्य है? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। अब तो आसान हो गया ना दोस्तों, जीडीपी का मतलब क्या है? एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवा, यानी कि जो भी कमाई हो रही है एक साल के अंदर, तो उसको वो क्या है? जीडीपी। तो देख लेते हैं अब आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी कि एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है जीडीपी। देखते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक नामक पुस्तक के लेखक थे दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहाँ से बिलोंग करते थे दोस्तों? बंगाल से, और एक क्रांतिकारी थे भारत के। ठीक है दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम था आ नेशन इन द मेकिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों मनुष्य के किस अंग में इंसुलिन का निर्माण होता है? तो दोस्तों मनुष्य के किस अंग में इंसुलिन का निर्माण पूछा गया है, कहाँ पे होता है? तो अग्न्याशय में होता है दोस्तों। इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्न्याशय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं। अब देखते हैं कल का सवाल। कल का सवाल था दोस्तों, होमवर्क दिया हुआ था आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष अपना लक्ष्य समाजवाद घोषित किया? तो दोस्तों पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, ये 1936 में फैजपुर, और फैजपुर क्या था? गांव में प्रथम अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस का, और अध्यक्षता कौन कर रहा था उसकी? जवाहरलाल नेहरू। और ये भी पूछा हुआ सवाल है कि समाजवाद जो लक्ष्य घोषित किया था ये किसने किया था? तो ये भी नेहरू ने किया था। उन्होंने कहा था मैं भी समाजवादी हूँ। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आपका होमवर्क क्या है। आपका होमवर्क है राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है दोस्तों, पहले भी बता चुका हूँ पुरानी वीडियोज में, अगर जिसने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग रोज़ की तरह कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था दोस्तों। हाँ, अगर आप लोगों को वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए दोस्तों, वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। एक ज़रूरी सूचना है दोस्तों कि जो भी जेल वार्डर का फॉर्म डाले हुए हैं दोस्तों, उनके लिए स्पेशल बैच बहुत जल्दी लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 से 2 दिन के अंदर। तो आप लोग या आपके दोस्त आपके संपर्क में जिसने भी डाल रखा है तो उसको ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल फिर इसी समय 9 बजे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।